नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना के जितने भी छोटे बड़े टॉपिक्स या जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं वह हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो हो सके और यहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर मिले। दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है, देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये प्रस्तावना वैसे तो आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार यदि आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे संविधान की प्रस्तावना पूछी जा सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान सभा को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, पूरी संविधान की प्रस्तावना में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि आखिर आज हम किस किस विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना की जो बातें हैं वो हम बात देखेंगे। इसके बाद जितने भी यहाँ से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना का क्या महत्व है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना के कितने तत्व हैं उन तत्वों को आज हम देखेंगे। इसके साथ में प्रस्तावना को लेकर जितने भी वाद अभी तक हुए हैं उन सभी का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, कथन, यानी कि यदि मैं शॉर्ट शब्दों में कहूं कि संविधान की प्रस्तावना से एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। दोस्तों, जितनी भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए सभी बहुत डिटेल वाइज है और उम्मीद करता हूं कि इन सब से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2-3 किताबों का विश्लेषण करने के बाद हमने सभी के जो ये नोट्स हैं तैयार किए हैं, तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। चलिए, अब हम शुरू करते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है। तो उसका जो प्रारंभ होता है हम भारत के लोग इन शब्दों से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात प्रश्न पेपर में पूछी जाती है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसके शब्द क्या है, कहाँ से वो शुरू होती है। तो हम भारत के लोग, अब देखिए कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 4 वर्ड हैं। एक तो आपको इनका कर्म याद होना चाहिए। अब आप कर्म कैसे याद करेंगे, या तो आप नॉर्मल याद कर सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर आप इसके कोड के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे इसका कोड है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। देखिए, पैसे प्रभुत्व संपन्न, से समाजवादी, पैसे पंथ निरपेक्ष और से लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये हम न्याय की बात कर रहे हैं कि भारत के जो नागरिक हैं उन्हें किस किस प्रकार के न्याय दिए जाएंगे। उन्हें सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय दिए जाएंगे और इसके साथ साथ में राजनीतिक न्याय भी दिए जाएंगे। यदि हम टोटल न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय भारत की प्रस्तावना में व्यक्तियों को 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये व्यक्ति को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कितनी? टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है भारत की प्रस्तावना में। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है, कौन कौन से हैं? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता है। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, इन वर्डों को हमने एक अलग से लिया हुआ है।
ठीक है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको संपूर्ण जानकारी आज प्रस्तावना की हम देकर जाएंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि दो प्रकार की समानता की बात की गई है। कैसी? प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समानता, यानी कि हर व्यक्ति को नौकरी करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अवसर समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। डेट क्या है? 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान सभा को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कल जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने आपको बताया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, ये किसने अधिनियमित किया था, ठीक है। तो किसने किया था? तो ये संविधान सभा ने किया था। ये संविधान सभा की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही संविधान सभा में जो महिलाएं थी उनकी संपूर्ण लिस्ट यानी कि संपूर्ण जानकारी भी हम पढ़ा चुके हैं। यदि वो वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब एक बात यहाँ से देखिए, हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर संविधान की प्रस्तावना आई कहाँ से, संविधान की प्रस्तावना बनी कैसे। देखिए हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसके बाद यानी कि यदि हम कहें उससे ही संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। उद्देशिका में संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान को बनाने के जो नियम है और मार्गदर्शन दिए गए थे, उसी के आधार पर हमने जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसका निर्माण किया। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो प्रस्तावना है हम इसे उद्देशिका भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रस्तावना है उसका निर्माण उद्देश्य प्रस्ताव से किया गया है, इसलिए हम इसे उद्देशिका भी बोलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावना के तत्व, अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के तत्व क्या, प्रस्तावना के तत्व क्या है। यदि मैं आपको टोटल नंबर बताऊं तो प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। ठीक, प्रस्तावना के 4 तत्व दिए गए हैं, जिसमें पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, कहां से संविधान को इतने अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये भारत के लोग हैं। जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग में जब हमारी प्रस्तावना शुरू होती है तो भारत के लोगों से शुरू होती है, यानी कि जो संपूर्ण अधिकार हैं वो किनके पास हैं, वो भारत के लोगों के पास हैं। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है, तो भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संप्रभु, ठीक है, संप्रभु का मतलब क्या होता है, यानी कि हम जो हमारा देश है वो ना तो किसी बाह्य दबाव को मानेगा ना किसी आंतरिक दबाव को मानेगा, और अपने जितने भी नीति निर्णय हैं वो सभी क्या होगा, अपने विवेक से लेगा, इसको संप्रभु कहा जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है कि हमारा ना तो कोई धर्म है ना हम किसी धर्म को मान्यता देंगे, और भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को पूज सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष के अंदर कहा गया। इन शब्दों को हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 देखिए, संविधान के उद्देश्य। संविधान के क्या क्या उद्देश्य, संविधान के उद्देश्यों में, एक सेकंड देखिए, संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय प्राप्त कराना, स्वतंत्रता दिलाना, समानता और बंधुत्व बढ़ाना, ये संविधान के उद्देश्य हैं। यानी कि समाज के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे समान रूप से समानता ना मिले, ठीक है, जिसे स्वतंत्रता ना मिले, जिसे न्याय ना मिले। संविधान के उद्देश्यों में व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, ये सब क्या है, इसके उद्देश्य हैं। अब इसके लागू होने की तिथि क्या है, तिथि हम आपको बता चुके हैं, 26 नवंबर 1949 को इसे लागू किया गया था। तो ये 4 तत्व हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत के लोग हैं। भारत की प्रकृति कैसी है, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गण वाली प्रकृति है। संविधान के उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना। इसके लागू होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। ये 4 तत्व हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखिए, महत्व। अब हम महत्व की बात करेंगे।
प्रस्तावना का महत्व क्या है, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी प्रस्तावना को बनाने की। प्रस्तावना में राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान का आधार है। हमारे जो संविधान में प्रस्तावना में क्या दिया गया है, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक मूल्य, इन सब का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, हमारे संविधान के अंदर जो फिर लोगों को अधिकार दिए गए हैं, पहले उनका उल्लेख कहाँ क्या है, प्रस्तावना में किया गया है, तभी वो अधिकार वहां पर प्रदान किए गए हैं। अब हम महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था, आज मैं इस बात को बोलता हूँ, यदि एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना है तो वो दो तरह के प्रश्न डालता है, या तो स्टेटमेंट डाल देता है, क्योंकि महज 10% ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, और या फिर वो क्या करता है, मिलान करने वाले प्रश्न डाल देता है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इस प्रकार के प्रश्न डालता है। और इस प्रकार के प्रश्नों में जो स्टूडेंट्स हैं वो फंस जाते हैं। यदि उन्हें किसी टॉपिक्स को लेकर संपूर्ण जानकारी है तो वो उन प्रश्न को कर पाएंगे, अदरवाइज वो फंस जाएंगे वहीं पर और उस प्रश्न को गलत कर देंगे। लेकिन आप गलत नहीं करेंगे यदि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते हैं, क्योंकि जितनी भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है इकट्ठा करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो यहाँ पर जो पंडित ठाकुर दास भार्गव जी हैं, ठीक है, जो पंडित ठाकुर दास भार्गव जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। और यदि मैं यहीं पर आपको एक बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा। ठीक है, तो जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। और इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो यह हो जाएगा पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने। दूसरा है सर अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, ये अनरेस्ट है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा, संविधान का कुंजी नोट कहा है। किसे कहा, जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना दी गई, इसी प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा गया है सर अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में ये आई थी। ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने इस चीज को कहा है। नेक्स्ट है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जी ने क्या कहा है कि संविधान का परिचय पत्र, अब परिचय पत्र आप लोग इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे संविधान के अंदर बातें लिखी हुई है, जिन चीजों का उल्लेख किया हुआ है या जो अधिकार लोगों को प्रदान किए गए हैं, उन सभी का जो वर्णन दे रखा है वो कहाँ दिया हुआ है, संविधान की प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है। N.A. पालकीवाला, इन्होंने क्या कहा कि जो संविधान का परिचय पत्र है हमारी प्रस्तावना। नेक्स्ट देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये स्टेटमेंट इनका है। इन्होंने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है, जो हमारे दीर्घकालीन सपने हैं, ये उनका विचार है जो हमने आज दिया हुआ है, यानी कि हमारा देश आने वाले समय में कैसा होगा, कैसा हमारा संविधान होगा, ये क्या है, इनका विचार दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना के अंदर। तो ये स्टेटमेंट थे, ये आपको पता होने चाहिए, आप इन्हें जरूर लर्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समाज में किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति एक समान है। ठीक, ये क्या है, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है, आय की असमानता को कम करना, किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी व्यक्ति के पास कम पैसे, इस असमानता को कम करने का जो प्रयास सरकार हमारी लगातार करती रहती है, ये क्या है, आर्थिक न्याय प्रदान करने का एक जरिया है। अब देखिए राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या, यहाँ एक आम आदमी चुनाव लड़ सकता है या नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ सकते हैं। हर व्यक्ति को हर प्रकार के अधिकार प्रदान यहाँ पर किए गए हैं। वोट डालने का अधिकार, एक अमीर आदमी को भी एक ही वोट डालने का अधिकार है, एक गरीब आदमी को भी एक ही वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पर राजनीतिक न्याय प्रदान किए गए हैं। इन्हें लिया कहाँ से गया है, 1917 की रूसी क्रांति हुई थी, वहां से इन न्याय को लिया गया है। तो आपको याद रखना 1917, ठीक है, कि जो रूसी क्रांति हुई थी वहां से इसे लिया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति किसी प्रकार में किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी की पूजा कर सकता है, किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है, ये सब क्या है, स्वतंत्रता है। जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है, समान अवसर सभी को प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, देखना, नोट करके लिया हुआ है हमने।
स्वतंत्रता, समता व बंधुओं के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, जो स्वतंत्रता, समानता वे बंधुओं के आदर्श हैं, इन्हें फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप क्या कहेंगे, उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से मेंस के टॉपिक शुरू होते हैं। पहला वर्ड है संप्रभुता। भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। भारत अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। एक संप्रभु होने के नाते भारत किसी अन्य देश की सीमा का अधिग्रहण तथा अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। नॉर्मल भाषा में यदि मैं आपको कहूँ कि भारत अपने जितने भी निर्णय हैं, भारत को क्या करना है, वो किसी के दबाव में लेकर नहीं, अब जितने भी उसके निर्णय होंगे वो खुद ले सकता है, ना तो किसी अन्य देश का डोमिनियन है और इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, यानी कि हम जो निर्णय लेंगे अपने विवेक से ले सकते हैं। हमें ना तो आईएमएफ की सुनने की जरूरत है, ना यूएनओ की सुनने की जरूरत है। हम अपने निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। जैसे हमने क्या किया, अभी 16वां संविधान संशोधन आप लोगों ने देखा हो, तो 16वें संविधान संशोधन के तहत भारत ने क्या किया, भारत और बांग्लादेश ने आपसी सहमति के आधार पर भूमि का आदान प्रदान किया है। ठीक, भूमि का आदान प्रदान तभी होगा जब हम क्या करेंगे, अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। ऐसा ही हमने किया 16वें संविधान संशोधन के तहत भारत में बांग्लादेश ने अपनी भूमि का आदान प्रदान किया है। भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की। ये प्रश्न गया था वीडियो के पेपर में, कब, जब पिछली बार वीडियो का पेपर हुआ था उत्तराखंड में, जो रिजेक्ट हो गया था। ये प्रश्न था कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब स्वीकार की, तो आपको पता होना चाहिए 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार। समाजवादी, अब देखिए समाजवादी के बारे में, समाजवादी जो शब्द है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से शब्द थे, देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में संशोधन हुआ था, इसमें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 1951 में, ठीक है, अभी तक केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 1951 में जब हुआ था। भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यदि हम इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप लोग क्या पढ़ते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है और जो निजी क्षेत्र हैं वो दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, अभी यदि आपने वीडियो का पेपर दिया हो तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ एक प्रश्न पूछा गया था कि जो समाजवाद है उसके उद्देश्य क्या है। जो समाजवाद है इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य गरीबी हटाना, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समानता को समाप्त करना, ये इसके उद्देश्य हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो पेपर उठा के देख लीजिएगा, यही सेम प्रश्न पूछा गया था। यदि आप लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने ये प्रश्न किया होगा, अदरवाइज आपने ये प्रश्न नहीं किया होगा। आपको बिल्कुल डिटेल से हम बता रहे, एक एक चीज़ बता रहे। यदि आप हमारे सभी वीडियो को देखेंगे और अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो उद्देश्य क्या है समाजवाद के, गरीबी को हटाना, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की जो असमानता है उसे खत्म करना। थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये असमानता है यहाँ पर। धर्मनिरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया और देश में सभी धर्म समान है। ठीक है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। तो ये क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ये क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है कि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो कहाँ कहाँ दी गई है। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, नीति निर्माण में उनका प्रत्यक्ष योगदान होता है। जैसे स्विट्जरलैंड, इसमें क्या कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति या जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़के,
पार्टी में, सरकार में आया है, यदि वह अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या करते हैं, वहां पर उसे वापस बुला लिया जाता है, उसको रिकॉल कर लिया जाता है। ठीक है, जनमत संग्रह करा लिया जाता है। इसको सहभागी लोकतंत्र भी बोलते हैं, जहां पर नीति निर्माण करने में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये बात देखिए आप, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, जैसे कि भारत, आप लोगों ने देखा होगा, हम वोट डालने जाते हैं तब हमारे प्रतिनिधि संसद में जाकर बैठते हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जहां पर हम नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं रखते, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से रखते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र, अब गणतंत्र इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला क्या होता है, राजशाही, जैसे राज्य का जो प्रमुख क्या होगा वो उत्तराधिकारी के माध्यम से चुना जाएगा, जैसे आप लोग ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटेन में महारानी का शासन चलता है, तो वहां पर जो राजशाही का पद है, यानी कि जो राज्य का जो प्रमुख होगा उसका जो पद होगा वो कैसा होगा, वो उत्तराधिकार के माध्यम से चुना जाएगा। दूसरा है गणतंत्र, गणतंत्र में राज्य का प्रमुख निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है। ठीक, आपने देखा है भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या 5 साल के लिए चुनकर जाता है, तो ये क्या है, गणतंत्र है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समानता या समान अवसर, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, नहीं किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, सभी को क्या किया जाएगा, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, यानी कि जो विधि है सॉरी, सभी व्यक्ति उसके क्या है, समान है, ना कोई विधि से बड़ा है ना कोई विधि से छोटा है। एक आम आदमी से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक सभी व्यक्ति विधि के समक्ष क्या है, समता रखते हैं, और ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 15 देखिए, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 39, महिला व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी कि जिस कार्य को पुरुष करते हैं यदि उस कार्य को महिला भी करती हैं तो दोनों को तो इस समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी कि आप पुरुषों को ज्यादा वेतन देते हैं और महिलाओं को आप लोग कम वेतन देंगे, जी नहीं। आर्टिकल 325, धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 325 क्या बोलता है कि किसी भी धर्म हो, किसी जाति हो, किसी वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति उसका नाम मतदाता सूची में जरूर होगा, ये नहीं कह सकते कि भाई कि तुम एससी से हो या तुम एसटी से हो, तुम ओबीसी से हो तो तुम्हारा जो नाम है मतदाता सूची में नहीं होगा। आर्टिकल 326, लोकसभा व राज्यसभा में मतदान का प्रावधान है, यानी जिसको वयस्क मताधिकार भी बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना, जब हम एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व की भावना रखते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं तो उसका बंधुत्व कहा जाता है। ठीक है, एकल नागरिकता के माध्यम से ही इस भावना को प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो बंधुत्व की भावना है उसे प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक भावना से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। अब कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं वो देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, जब प्रस्तावना का निर्माण किया गया उस समय ये थोड़ी दिक्कत आई कि भाई अगर जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं, इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं संशोधन हो सकता है, तो कुछ मामले आए, तो उन मामलों के आधार पर देखिए क्या कहा गया। ये प्रश्न बना था, आपको एक तरफ मामले दिए गए थे और एक तरफ कहा गया था कि कौन सा क्या है, किस मामले में ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो आपका पहला मामला है बेरुवाड़ी संघ मामला, जो 1960 में आया था। ठीक है, आपको केवल इतना ही याद रखना है कौन सा मामला था और उसने क्या कहा था। तो बेरुवाड़ी संघ मामला था, 1960 में आया था, इसने क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सेकंड देखिए, दूसरा यहाँ पर मामला आया था केशवानंद भारती मामला 1973। ठीक है, केशवानंद भारती मामला कब आया था, 1973 में आया था, और इसने क्या कहा था, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोग देखिए, इसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। 13 इसमें न्यायाधीश बैठे हुए थे और 7-6 से फैसला हुआ था। अब देखिए कितना नजदीकी फैसला था, यानी कि 7 जज एक तरफ थे और 6 जज एक तरफ थे, और यहाँ से मूल ढांचे की अवधारणा आई थी। इसने कहा था कि जो संविधान है
जो संविधान की प्रस्तावना है आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो मूल ढांचा है आप मूल ढांचे में क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में जब संविधान बना था उसमें 395 आर्टिकल थे, आज भी आर्टिकल 395 ही हैं। ये क्या है, ये मूल ढांचा है, हम इनमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आप जो अब देखिए जैसे 21A हमारा एक आर्टिकल है, तो हम इसी के अंदर संशोधन कर रहे हैं 21A, 21B, 21C, 21D, यानी कि जो 395 अनुच्छेद है वो आज भी 395 ही है, हम उन्हें नहीं बढ़ा रहे हैं, हम जो अनुच्छेद है उनके अंदर सब क्लोज जोड़ रहे हैं। तो ये क्या कहा गया था कि जो संविधान की का जो मूल ढांचा है आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये अवधारणा कहाँ से आई थी, ये केशवानंद भारती मामले से आई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। LIC ऑफ इंडिया 1995 का एक मामला था, LIC ऑफ इंडिया। इसने क्या कहा था, जो प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो अभी हम अपनी वीडियो को अंत करने की ओर जा रहे हैं दोस्तों। बस इतना कहूंगा, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सके। क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बहुत जो अच्छे लेवल की वीडियो है जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए लेकर आता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अब आप ये देखिए, यदि एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो इन 3 लाइनों से बनाएगा। कैसे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। नंबर 2, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, इसकी व्यवस्था को न तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आप ये क्या है, गैर न्यायिक है, इसकी व्यवस्था को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। प्रश्न ये बन सकता है, क्या प्रस्तावना की व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। इसकी जो व्यवस्था है इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा है, प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।